नमस्कार दोस्तों। माँ ममता की मूरत। लेकिन एक मैं आपको ऐसी माँ के बारे में बताने वाली हूँ जिस माँ ने अपनी दो बेटियों के साथ मिलकर 2, 10, 20 नहीं पूरे 42 बच्चों को किडनैप किया और कितनी बेदर्दी से दरिंदगी के साथ उनका कत्ल किया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र की फेमस गवित सिस्टर्स के बारे में। ये शुरू होती है अंजनाबाई नाम की एक औरत से जिसका जन्म नासिक में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण वो बचपन से ही चोरी और पॉकेटमारी के काम करने लग गई थी। उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था। कुछ बड़े होने पर उसको एक ड्राइवर से प्यार हुआ और उसने उससे शादी कर ली। शादी करके वो पुणे शिफ्ट हो गई। पुणे में उन दोनों की शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था रेणुका। बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पति ने अंजनाबाई को छोड़ दिया। अंजना अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई थी। जीवन यापन के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसने चोरी चकारी का काम चालू रखते हुए कुछ घरों में काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उसे मोहन गवित नाम के एक आर्मी ऑफिसर से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली, जिससे उनकी एक और बेटी हुई जिसका नाम था सीमा गवित। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे ही अंजनाबाई ने अपना चोरी चकारी का काम छोड़ा नहीं। उसको वो अपने पति से छुपाकर करती रही, लेकिन जैसे ही उसके पति के सामने ये सब बातें आई, उसके दूसरे पति ने भी उसको छोड़ दिया। अब अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर आ गई थी, लेकिन उसने चोरी का काम अपनी बेटियों को भी सिखा दिया और अपनी बेटियों के साथ मिलकर वो ये काम करने लगी। उनकी जिंदगी में एक मोड़ उस वक्त आया जब वो अपनी दो बेटियों के साथ एक मंदिर गई थी। वहां पर हमेशा की तरह उसने किसी की पॉकेट मारी, कुछ चोरी वगैरह की। लोगों ने उसको देख लिया तो उसकी छोटी बेटी जो सीमा उसके गोद में थी, उसने उस बेटी को सबके सामने दिखा दिया और चिल्लाने लग गई कि अरे मुझे चोर क्यों बोल रहे हो, देखो मेरे पास कितनी छोटी सी बेटी है, कोई अपनी बच्ची को लेकर चोरी करता है क्या। इस तरह वो वहां पे लोगों के सामने नाटक करने लगी। तो लोगों को भी लगा कि हाँ, शायद ये सही बोल रही है, इतनी छोटी बच्ची है इसके पास, कोई अपनी बच्ची को लेकर थोड़ी ही ऐसी चोरी करेगा। और उसको वहां पे लोगों ने छोड़ दिया। वो वहां से चली आई, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर हमारे पास बच्चा होता है तो कोई हम पे शक नहीं करता है, हम बच्चे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दिन से 1990 की ये बात है, तब से लेके उसने फिर बच्चों की किडनैपिंग का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया। एक बार तो उसने एक 12 महीने की बच्ची को किडनैप किया। उसको किडनैप करके वो उस बच्ची को गोद में लेकर कहीं चोरी करने के लिए किसी मंदिर में गई। जब मंदिर में लोगों ने उसको देख लिया चोरी करते हुए, तो वो उसने फिर वही पुराना अपना स्टाइल अपनाते हुए उस बच्ची को जमीन पर पटक दिया। और पटकने की वजह से वो बच्ची रोने लगी, उसको बहुत चोट लगी। तो अंजना बाई भी चिल्लाने लग गई कि देखो, तो मेरी छोटी बच्ची को भूख लगी है, वो कितनी चोट लगी है, रो रही है, तुम लोग मुझे चोर समझ रहे हो। इतनी छोटी बच्ची को जमीन पे गिरता देख, उसको रोते देख सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और चोरी के बारे में भूल गए। जब सबने उसको छोड़ दिया, वो उस बच्ची को लेकर बाहर आई मंदिर से। बीच रास्ते में देखा तो वो जो बच्ची थी वो बहुत रो रही थी, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसको इतना दर्द हो रहा था गिरने की वजह से, उसको बहुत चोटें आई थी, वो कंटिन्यूअसली रोती जा रही थी। अंजना बाई को इतनी इरिटेशन, इतना जलन, गुस्सा आ रहा था कि उसने उस छोटी सी बच्ची को एक बिजली के खंभे पे उसका सर तब तक मारती रही जब तक कि उसकी चीखें बंद नहीं हो गई। इतनी दरिंदगी भरी थी वो अंजना बाई। कोई कैसे ऐसा कर सकता है, वो भी छोटे बच्चों के साथ। और वो मोस्टली 1 साल से 4 साल तक के बच्चों को ही अपना टारगेट करती थी, क्योंकि वो इतने छोटे होते थे, किसी से कुछ बोल तो सकते नहीं थे। और अधिकतर वो किसी गरीब परिवार के बच्चे होते थे, क्योंकि गरीब परिवार का अगर कोई बच्चा गायब होता है तो अगर वो पुलिस के पास जाएगा भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस उनकी रिपोर्ट को इतना सीरियसली नहीं लेती है। इसलिए उसने ये काम कंटिन्यू रखा। 1996 की बात है, जब एक बार उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने पति के पास जाऊं। जब उसके पति ने उनके साथ जो किया था, उनको छोड़ दिया था, तो उनके मन में एक नफरत अभी भी भरी हुई थी। अंजना के साथ उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा बड़ी हो चुकी थी, तो वो तीनों मिलकर वापस अपने पति के पास जाती हैं। वहां मोहित ने दूसरी शादी कर ली थी प्रतिभा नाम की एक औरत के साथ, और उसकी क्रांति नाम की एक बेटी भी थी। जब वो तीनों लोग वहां पहुंचती हैं, अंजना अपने पति के पास पहुंचती है और देखती है उसकी शादी हो गई है और उसकी बेटी भी है, तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन वो अपने गुस्से को अपने मन में छुपा के रखती हैं ताकि किसी को पता ना लगे। थोड़ा सा उनसे घुल मिल जाती हैं। और एक दिन उसकी बेटी जो क्रांति स्कूल जाती थी, उसको स्कूल से किडनैप करके लेके और उसका भी मर्डर कर देती हैं। क्रांति की जो माँ थी, मोहित की दूसरी पत्नी जो थी, उसको पहले से ही उन तीनों के ऊपर शक था। तो उसने पुलिस में कंप्लेन की जाके रेणुका और सीमा के लिए, क्रांति की दोनों बेटियों के खिलाफ कंप्लेन की।
पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन दोनों के सहारे पुलिस ने अंजना बाई को भी पकड़ लिया। अंजना बाई की जो पहली बेटी रेणुका थी, उसने शादी कर ली थी किरण नाम के टेलर से। तो जो उसका पति किरण था, वो अपनी पत्नी को और अपनी सास को, इन सबको ये मर्डर के काम में भी हेल्प किया करता था। वो इन सब के बारे में अच्छे से जानता था। लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है, उनके पास गवाह भी मिल रहा है, उनको धीरे धीरे पुलिस छानबीन तो कर ही लेगी और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी ये सारी बात आएगी और पुलिस मुझे भी किडनैप करेगी, इसलिए वो पुलिस का मुखबिर बन गया। अपनी पत्नी और अपने परिवार के खिलाफ उसने उनको गवाही दी। उन्होंने जितने भी मर्डर किए बच्चों के, उन सब के बारे में पुलिस को बताया और मर्डर करने के बाद वो उनकी बॉडीज को कहाँ दफनाते थे, क्या करते थे, ये सब उसने पुलिस को बताया। पुलिस को इतना कुछ बताने की वजह से पुलिस ने उनको तो छोड़ दिया, लेकिन इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। 1996 में जब ये अरेस्ट हो गए तो इनके ऊपर केस चला, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी चल रही थी। 1998 में अंजना बाई की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा तो जेल में ही थी और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको फांसी की सजा सुनाई उनके इन कुकर्मों के लिए। किसी का भी दिल चाहे कि वो अपने हाथों से उनका दोनों का गला दबा दे, लेकिन न्यायालय पे सबको भरोसा है और वो चाहते हैं कि पुलिस और न्यायालय उनको सजा देगा। फांसी की सजा तो उनको मिल गई, लेकिन पता नहीं न्यायिक प्रक्रिया में क्या था, बहुत देर लग रही थी। 2001 में फांसी मिलने के बाद 2004 और 2006 में 2 बार रेणुका और सीमा ने अपने लिए याचिका दायर की कोर्ट में, अपनी क्षमा के लिए, अपनी बेल के लिए, इन सब के लिए। लेकिन उनके कुकर्मों को देखते हुए उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद 2014 में जब प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे तो उन्होंने डायरेक्ट प्रणब मुखर्जी के पास फिर से एक याचिका दायर की, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने भी वो याचिका खारिज कर दी, निरस्त कर दी। वो तब तक जेल में ही थी। उसके बाद भी उनको सजा नहीं मिली। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रक्रिया चल रही थी, इतना लेट क्यों हो रहा था। और फांसी में देरी के कारण ही 2022 में उन्होंने फिर से ये याचिका दायर की कि हमारी फांसी में बहुत देर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इतना समय होने की वजह से जो न्यायालय के न्यायाधीश थे उस समय, उन्होंने उनकी याचिका को मंजूरी दे दी और उनकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। तब से लेके आज तक दोस्तों इतना समय हो गया है और वो अभी भी पुणे की यदुर्वा जेल में है, यरवदा जेल में है। यरवदा जेल वही है जहां पे कसाब को फांसी दी गई थी और संजय दत्त को भी वहीं पे रखा गया था जेल में। देखिए दोस्तों, अगर इस केस के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो 2019 में एक पिक्चर आई थी पोशंपा, जिसमें ये पूरी घटना दिखाई गई है। आप वहां से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब और मैं क्या बोलूं इस केस के बारे में। माँ की जो छवि होती है, एक औरत की जो छवि जिस थी, उसको इन्होंने इतनी बुरी तरह धूमिल किया कि आज भी उसके बारे में सोचकर, अगर जब मैं ये स्टोरी बना रही थी, वीडियो बना रही थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।